नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो हर बच्चों के लिए जरूरी है और हर बच्चों को जानना भी जरूरी है। ये टॉपिक है आपका है चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था तथा भारत और चीन के संबंध। वर्तमान में संबंध कैसे हैं और पहले संबंध कैसे थे, उन दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और हमारे पेज को फॉलो करेंगे तथा इसको शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल सकता है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 12th क्लास के बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अन्य बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और भी इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको समझना जरूरी है क्योंकि भारत और चीन एक पड़ोसी देश है, तो भारत और चीन को पढ़ना और इसको समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत और चीन चीन की स्थिति वर्ल्ड लेवल में भारत के साथ कहां पे है। तो आप देख लोगे, आप भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश आपका चीन है, जिसकी सीमा भारत से काफी हद तक अच्छे लेवल पे लगती है। तो आप देख लेंगे कि चाइना है कहां पे और चाइना की कैपिटल क्या है, ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है। देखो, ये तो हमारा प्यारा भारत है, ये तो आपको पता ही है। ये आपका चाइना है, इसकी राजधानी है बीजिंग। देखो, ये रही बीजिंग। यहाँ की सबसे बड़ी जो नदी है वो है आपका यांगत्से यांग नदी, जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चाइना और भारत के सीमा रेखा को, बाउंड्री को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको समझना चाहिए। भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इंडिया का ये वाला हिस्सा, वो चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ तो पीओके है और ये आपका चाइना का पार्ट है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात कि चाइना की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के क्या कारण है। ठीक, चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था की उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें तो चाइना ने 1949 से हम पढ़ते हैं, उससे पहले का भी इतिहास हमें इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बाद हम आजादी के, भारत की आजादी के बाद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के संबंध और चाइना की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को दोनों कंबाइंड लेकर चलना होगा। तो 1949 में चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई। क्या हुई थी? साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति हुई। चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति कराने वाला जो नेता था वो था आपका माओ त्से तुंग। उस नेता का नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति करवाया और एक नई सरकार या पार्टी की स्थापना की। उसका पार्टी का नाम था जनवादी पार्टी, जनवादी गणराज्य, गणराज्य। ठीक, इसके बाद चीन ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। चीन साम्यवादी व्यवस्था को अपना करके अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक आगे ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि 1945 से 1990 तक शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय एक गुट अमेरिका का था और एक गुट यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, वो था। सोवियत संघ वास्तव में साम्यवादी विचारधारा को समर्थन देता था
और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन देता था। तो यहां हम देखते हैं कि जो आपका चीन है उसने साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो किया और साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करने के बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे की ओर पुश किया, मतलब धकेला। बाद में चीन को लगा कि केवल साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर चलने से हमारा देश तरक्की की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो चीन ने क्या किया, 1970 में अमेरिका से दोस्ती कर ली। 1970 के अंदर हमने देखा कि चीन ने अमेरिका से दोस्ती कर ली, यूएसए से दोस्ती कर ली। इसके बाद चीन का एक नेता था, उसने 1973 में, उस नेता का नाम था चाउ एन लाई। चाउ एन लाई चीन का एक नेता था। उस नेता ने 1973 में चीन के अंदर आधुनिकीकरण की शुरुआत की। चीन में आधुनिकीकरण की शुरुआत की। चीन के अंदर आधुनिकीकरण की शुरुआत करने के बाद चीन के इसी नेता ने चीन के 4 चीजों को मॉडर्न कर दिया, 4 चीजों का आधुनिकीकरण कर दिया। वो 4 चीजें क्या क्या थी? तो एक तो था आपका सेना, दूसरा कृषि, सेना, उद्योग, कृषि और विज्ञान। इन 4 चीजों का क्या किया? आधुनिकीकरण कर दिया, मतलब मॉडर्न कर दिया। इसके बाद चीन की जो अर्थव्यवस्था थी आगे की ओर बढ़नी शुरू हो गई। फिर जाकर के चीन ने क्या किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चीन का एक नया नेता आया। कब? 1978 में। उस नेता का नाम था देंग शाओपिंग। देंग शाओपिंग। देंग शाओपिंग ने चीन के अंदर खुले द्वार की नीति शुरू की। खुले द्वार की नीति शुरू की। इस खुले द्वार की नीति के आधार पर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से दूसरे देशों के बाजारों के लिए खोल दिया, ताकि चीन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के अपना कंपनी लगाए और चीन के लोगों को रोजगार दे और चीन की इकोनॉमी को डेवलप करे। चीन की ये खुले द्वार की नीति काफी ज्यादा ही हेल्पफुल रही इसकी इकोनॉमी को आगे डेवलप करने में। चाइना यहां तक नहीं रुका। जब अमेरिका ने शॉक थेरेपी चलाया था सोवियत संघ के खिलाफ, तो उस शॉक थेरेपी को चीन ने नहीं अपनाया, बल्कि शॉक थेरेपी की बजाय चीन ने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फॉलो किया और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपना करके चीन ने अपनी व्यापार और अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर फैलाना शुरू कर दिया और वैश्वीकरण के मार्ग को ढूंढ लिया। इसके बाद चीन ने 1990 के दशक में व्यापार और कृषि इन दोनों क्या किया? निजीकरण कर दिया। ठीक। जिससे चीन की जो व्यापारिक गतिविधि थी और कृषि गतिविधि थी वो ज्यादा ही डेवलप होनी शुरू हो गई। इसके बाद चीन ने अपने तकनीक पर बेहतर रूप से ध्यान दिया और बच्चों से लेकर के हर उस व्यक्ति को वो स्किल दिया जिससे कि चीन के अंदर हर व्यक्ति को छोटे मोटे रोजगार मिल जाए। चीन ने लघु उद्योग को काफी ज्यादा ही ऊपर उठाने का प्रयास किया, हर लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया। चीन की यही उन्नति कारण
अनुमान लगाया जाता है कि आज चीन के पास काफी अच्छी अर्थव्यवस्था है और 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन भले ही कैसा भी देश हो, लेकिन उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने लोगों पे, अपने देश के इकोनॉमिक पे काफी ज्यादा ही उसने डेवलपमेंट का काम किया, जिस वजह से चीन आज काफी हद तक अपने आप को मजबूत कर रहा है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पे हो, चाहे वो कृषि के आधार पे हो, चाहे वो सेना के आधार पे हो, चाहे वो तकनीक के आधार पे हो। हर क्षेत्र में चीन जो है आज नंबर 1 देखने को मिल रहा है। चाइना हर चीजों पर एक्सपेरिमेंट करता है। आजकल चाइना ने एक गन्ना निकाला है, उस गन्ने का क्वालिटी जो है डीएनए का करेक्ट, और ऐसा गन्ना निकाला है कि शायद इंडिया में वो गन्ना है भी नहीं, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा जो है कहा जाता है कि गन्ना उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, लेकिन जो गन्ने की क्वालिटी उसकी है वो बहुत ही यूनिक तरीके से उगाया गया है। बताया जाता है कि साइंटिफिक तरीके से चाइना ने क्या किया, गन्ने का डीएनए लिया, ठीक है, गन्ने का बीज लिया और उसके बांस का बीज लिया, दोनों के बीज को डीएनए करवा करके मर्ज करके एक यूनिक तरीके से गन्ना निकाला, जो काफी मजबूत और काफी सॉफ्ट देखने को मिलता है। अगर आप उसको दांत से खाओगे या फाड़ोगे उसको, हो सकता है गलफड़ा ही फट जाए। इस प्रकार चाइना इक्विपमेंट्स निकालता है। उसके आम, उसने एक ऐसा आम निकाला जिसमें गुठली ही नहीं है। तो चाइना जो है फूड के डेवलपमेंट, कृषि के डेवलपमेंट काफी ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। तो तमाम चीजों को देखने के बावजूद हमें लगता है कि चीन जो है अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक ऊपर उठाया है। लेकिन इन सभी को देखते हुए भी चीन के अंदर भी कुछ नकारात्मक चीजें हैं। तो चीन की नकारात्मक चीज ये है कि उसकी अर्थव्यवस्था तो काफी अच्छी है, लेकिन आज भी चीन के अंदर लगभग 10 करोड़ लोग जो है बेरोजगार है। भ्रष्टाचार आज भी चाइना के अंदर इंडिया से ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा महिलाओं की हालात आज भी चीन में ऐसी है जैसे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में महिलाओं की स्थिति ऐसी होती थी या इंडिया में होती थी, वैसी स्थिति आज भी चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। तो चीन के अंदर आज जो वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो शी जिनपिंग साहब जी हैं, उन्होंने एक तरफ डेवलपमेंट काफी अच्छा किया, लेकिन एक तरफ उसने सामाजिक गतिरोध को ध्यान नहीं दिया। जनसंख्या देख लो बढ़ती आ रही है, उसकी कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जिस हद तक बढ़ा है उसके लिए उसने काफी ज्यादा ही इक्विपमेंट्स लाए हैं और उसने रोकने का प्रयास किया। बट चीन के अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि चीन के अंदर पर्यावरण की गंभीर समस्या हर समय उत्पन्न होती रहती है। इसके अलावा चीन जो है सबसे खतरनाक खतरनाक बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। ये चीन की एक तरह से निगेटिव पॉइंट में आ जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि चीन जो है वो अपना आज अब खुद का सूरज बना लिया है, खुद का चांद बना लिया और दुनिया का सबसे बड़ा डैम यांगत्से यांग रिवर बना रखा है। और वो जो यांगत्से यांग रिवर जो डैम बनाया उससे पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो उसकी घूर्णन गति थी वो कुछ सेकंड के लिए कम हुई है। तो ये भी एक तरह से क्लाइमेट चेंज या दुनिया के लिए कहो कि एक तरह से काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो चीजें हमें देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये था आपका चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था। अब हम आगे देखते हैं गाइस, आगे हमारा दोस्तों क्या है कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। आज के वर्तमान दौर में हर बच्चा को पता है कि भारत और चीन के संबंध इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। बाकी पड़ोसी देश है तो संबंध तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन है नहीं। लेकिन ट्रेडिंग आज भी चाइना और भारत का चल रहा है, लेकिन अगर सीमा विवाद देखें तो हद तक आगे बढ़ता जा रहा है। तो भारत और चीन के संबंध इसलिए अच्छे नहीं क्योंकि स्टार्टिंग से ही इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा ही मतभेद रहा है। भारत और चीन, भारत और चीन, भारत और चीन की अगर बात करें तो भारत और चीन एक पड़ोसी देश होने के नाते इनका संबंध अच्छा नहीं है। इसका वजह है कि स्टार्टिंग में भारत और चीन ने अपने संबंध को आगे बढ़ाने के लिए 1954 में हमने देखा कि भारत भी एक तरह से साम्यवादी व्यवस्था को समर्थन दे रहा है और चाइना भी साम्यवादी व्यवस्था को समर्थन दे रहा था। कम्युनिस्ट की सरकार चाइना के अंदर थी, तो भारत ने भी कम्युनिस्ट के अंदर पार्टियां बनी थी, सीपीआई, सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां
बनी थी, लेकिन क्या था कि भारत जिस हिसाब से साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करा था, चाइना भी करा था, तो दोनों ने क्या किया कि जब दोनों देश साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहा है तो उसमें हुआ क्या था कि भारत ने जो है और चीन ने मिलकर के एक समझौता किया। उस समझौते का नाम था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, ये जो पंचशील समझौता था, पंचशील एग्रीमेंट, ये शांति के 5 सिद्धांत पर आधारित था। शांति के 5 सिद्धांत। भारत की विदेश नीति भी इस पर आधारित है। शांति के 5 सिद्धांत में यह लिखा गया था कि भारत और चीन एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। भारत और चीन एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे। ठीक। इसके बाद भारत और चीन एक दूसरे की एकता और अखंडता में विश्वास रखेंगे। ठीक। इसके बाद भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। व्यापार में सहयोग देंगे। और लास्ट था, विवाद के जो मुद्दे होंगे, विवाद के मुद्दे बातचीत द्वारा हल करेंगे। ये भारत और चीन की जो है पंचशील योजना के बीच जो शांति के 5 सिद्धांत थे वो हस्ताक्षर हुए थे, जो आज भी लिखित में है। इसके बाद भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। 1955 में भारत और चीन दोनों के बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। अब बात बिगड़ती है यहां से। बात कब से बिगड़ती है? 1959 से। हुआ क्या था, चाइना ने क्या किया, चीन ने तिब्बत में दखल देना शुरू कर दिया। तिब्बत, क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और बुद्ध का सबसे बड़ा उपासक वाले देश माने जाते हैं चीन को, तिब्बत को। तिब्बत के लोग का मानना था कि वो एक स्वतंत्र देश है। चाइना का मानना था कि तिब्बत उसी का हिस्सा है और वो तिब्बत के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो चाइना ने कहा कि भाई तिब्बत के लोगों को कि हम जो तुम्हें है चीन के अंदर जब मिलोगे तो हम तुम्हें सबसे अच्छा मतलब इक्विपमेंट देंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाएंगे चीन के अंदर। तिब्बत के लोग इस बात से एग्री नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपना देश खुद चला सकते हैं, हम चाइना के अंदर क्यों शामिल हो। तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो बात वहां तक बिगड़ गई कि तिब्बत ने भी चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन तिब्बत के पास इतनी ज्यादा ताकतवर सेना नहीं थी, इस कारण से वो हार गया। तिब्बत जब हार गया तो तिब्बत के लोग जो है भारत में आकर के माइग्रेट कर गए, मतलब विस्थापित हो गए। भारत ने नैतिकता के आधार पर, मानवतावाद के आधार पर उन लोगों को शरण दे दिया। उनके गुरु जो थे दलाई लामा, धार्मिक गुरु तिब्बत के, वो भी भारत में आकर के शरण ले लिया।
भारत ने जब इसको शरण दिया तो चाइना ने इस बात का विरोध किया कि भाई जो भारत और चाइना है उसके बीच जब एग्रीमेंट हुआ है कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देगा, तो भारत तिब्बत के लोगों को शरण क्यों दे रहा है और इंटरनेशनल वे में भारत जो है चाइना की बुराई क्यों कर रहा है। इस बात से चीन भारत से नाराज हो गया और यहीं से खटास बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद चीन ने क्या किया, केस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट में कि भाई जो अक्साई वाला चीन का एरिया है वो भारत का एरिया है, वो चाइना के अंदर आता है। वो उसने अपने नक्शा ही बना लिया कि ये हमारा है, हमारे पास कागज भी है, और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। जिस वजह से हमने देखा कि 1962 में चाइना ने अचानक से जो है युद्ध का ऐलान कर दिया, बिना कुछ समझे। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। भारत और चीन एक ही बार युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत की हार हो गई। हार इसलिए हुई क्योंकि भारत उस टाइम पे नया नया आजाद हुआ। भारत के पास ना तो हथियार, ना उतनी मजबूत सेना और ना उतने ईमानदार चीजें थी हमारे यहाँ। मतलब हम प्रॉपर रूप से क्या थे, कमजोर थे और हम हार गए। हम हार गए तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी बेइज्जती हुई। इस बात से हम काफी कुछ सीखे। चाइना के युद्ध करने के बाद हमने कुछ काफी ज्यादा सीखा। हम आजाद हुए और हमारे पे अटैक हो गया, तो इस चीजों को काफी मतलब देखा गया पूरे विश्व भर में। और इसके अलावा चाइना ने हमला करने के बाद बहुत सारे एरिया हमारे कब्जा कर लिए। यहाँ तक तो ठीक था, 20 सालों तक भारत और चीन के बीच कोई संबंध नहीं बना। लगभग 20 वर्ष तक कोई संबंध नहीं बना भारत और चीन के बीच। ना कोई आया ना कोई गया, ना कोई व्यापार हुआ। 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी जब 1985 के चुनाव में जीत गए और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो 1986 में वो चीन की यात्रा की। चीन की यात्रा करने के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और इसके बाद जो है दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी ज्यादा ही क्या हुआ, हद तक समझौते हुए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर समझौता हुआ। व्यापार काफी अच्छा चला, दोनों देश सही से चल रहे थे। लेकिन चाइना की आदत हमेशा से वही रही है कि चीन जो है भारत को सामने से तो अपना मान के चलता था, लेकिन पीठ में वो छुरा भोंकने का काम करता था, अमेरिका से सांठगांठ करके और पाकिस्तान से सांठगांठ करके। ये बात भारत को पता थी। भारत ने फिर भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला। व्यापार चल रहा था, काफी हद तक व्यापार अच्छा रहा, काफी बढ़ोतरी व्यापार में। 30 अरब मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। आगे बढ़ करके जो 18 मिलियन डॉलर का व्यापार शुरू हुआ था, जो बढ़ करके 2006 तक जो है लगभग 30 अरब डॉलर का मुनाफा कमा लिया, काफी हद तक बढ़ गया। लेकिन समय समय बीतने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2015 में जो है चीन के नेता शी जिनपिंग भारत आए थे। लास्ट टाइम जो है चीन के नेता हमारे मोदी साहब तो नहीं गए, लेकिन 2015 में चीन के प्रधानमंत्री या कह लो राष्ट्रपति, वहां पर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, नाम भी अजीब है। ठीक, शी जिनपिंग जो है भारत आया, भारत के पास यात्रा करने। उधर चीन के प्रेसिडेंट भारत आए और उधर जो है चाइना के सैनिक भारत में घुसपैठ करना शुरू कर दिए। ये बहुत ज्यादा ही विचित्र बात है कि एक देश के नेता जिस देश में जाता है उसी देश में सेना घुसपैठ करना शुरू कर देता है। अब विवाद बढ़ना वहीं शुरू हो गया। इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद दोनों के बीच काफी ज्यादा ही बकझक हुई, लड़ाइयां भी हुई वहां पे। लेकिन इन चीजों को भी ठंडे बस्ते में ले जाया गया। हमने सोचा कि यार चाइना से व्यापार हम खत्म कर दे, लेकिन इतना बड़ा व्यापार हम अचानक से खत्म नहीं कर सकते। इससे दोनों देश को नुकसान था। सीमा विवाद को बैठ करके बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन 3-4 साल के बाद हमने देखा कि कोविड आ गया था। 2019-20 में कोविड जब आया तो 2020 में हमने देखा कि चाइना, एक तरफ दुनिया कोविड से परेशान और चाइना भारत के जो गलवान घाटी है उसके अंदर जो है सेना को भेज दिया। और उसमें क्या हुआ, भारत और चाइना के सैनिकों के बीच क्या हुआ, मुठभेड़ हुआ। इसमें भारत के भी सैनिक घायल हुए और चाइना के भी सैनिक घायल हुए। ठीक, तो इस चीजों को देखने को मिलता है कि मतलब चाइना एक तरह से व्यापार तो कर रहा है लेकिन हमारे पे हावी हो रहा है, और चाइना एक तरह से कॉरिडोर बना रहा है, एक ऐसा कॉरिडोर बना रहा है कि जिसमें भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या मालदीव हो, इन सभी जगह पे अपना जो है एक तरह से दबदबा बनाए रख रहा है। ठीक है, आपने देखा
कि भाई बम्बन द्वीप जो था, सॉरी, श्रीलंका का हम्बन टोटा जो द्वीप था, हम्बन टोटा, वो चाइना के कब्जे में आ गया। ठीक है, चाइना यहाँ भी आ गया, बांग्लादेश में भी आ गया, म्यांमार में भी आ गया, ऊपर नेपाल तक चाइना का है, पाकिस्तान में कब्जा कर रखा चाइना ने। तो इस तरह से चारों तरफ से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो भारत को जब चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, तो हमने क्या किया, क्वाड को देख करके, क्वाड जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सब देश जो 4 देश शामिल जो है क्वाड के अंदर, उस क्वाड वाले देश ने जो है ऑस्ट्रेलियन क्या किया, चाइना के ऊपर दाव डाल दिया कि भाई अगर इधर से जो है, अगर चाइना व्यापार करता है या इधर से आता है तो हम इस पे रोक लगाएंगे, इसके जहाज को हम यहाँ जाने नहीं देंगे। इस प्रकार से चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी डाला जा रहा है, लेकिन भारत और चीन के बीच जो है संबंध जो है सुधर नहीं रहा है। तो ये सभी सारे पॉइंट आप आराम से इसमें लिख सकते हो कि भाई भारत और चीन के संबंध स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन आने वाले टाइम में अब तक ठीक नहीं है, और आने वाले टाइम में भी ठीक नहीं रहेगा। अगर ये दोनों आपस में बैठ करके बात कर ले या सीमा विवाद को सुलझा ले, तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत और चीन के संबंध सुधर सकता है। तो ये आज का टॉपिक था। आपको पसंद आए तो वीडियो पक्का शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग।